हाय एवरीवन। तो डिजीज कन्वर्सन ट्रेड से जो टॉपिक छूट गया था उसको हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो लिखता है देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। तो कहता है कि जब 19वीं सदी चल रही थी तो उस सदी में उस जो टाइम पीरियड चला उस टाइम पीरियड में जो विश्व था उस टाइम का जो टाइम था ना उसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे। अलग अलग सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे, चाहे वो बदलाव कुछ भी हो, किसी तरह का बदलाव हो, लेकिन बदलाव आ रहे थे। आगे कहता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ट्रांसफॉर्म द सोसाइटीज़ एंड रीशेप्ड एक्सटर्नल रिलेशंस। तो कहता है इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभ्यता हो गया, फिर सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इस जो कुछ कुछ जो फैक्टर्स थे ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रहा था। टेक्नोलॉजी भी आया जिसकी वजह से जो उस टाइम का जो कंडीशन था वो चेंज होने लगा। दो देशों के बीच का रिलेशन जो वो बेटर होने लगा, रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होने लगा और समाज को एक नया रूप मिलने लगा, एक नया आकार मिलने लगा। आगे कहता है 3 types of movements or flows are identified by the economics within international exchanges। इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। तो कहता है 3 टाइप का मूवमेंट इकोनॉमिक्स जो थे उस टाइम के, मतलब कि इकोनॉमिस्ट हुए। इकोनॉमिस्ट मतलब कौन? जो दो देशों चाहे दो समाजों के बीच जो प्रोडक्शन होता है ना, मतलब जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को जो ऑब्जर्व करते हैं और उससे कितना हमें आउटपुट मिला, उससे कितना हमको बेनिफिट मिला, चाहे कितना लॉस हुआ, उस इंसान को हम लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उसके पोस्ट को हम लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो कहता है कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा 3 टाइप का मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया। वो जो मूवमेंट था इंटरनेशनली, मतलब कि विदेशों के दो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड चल रहा था, जो मार्केट चल रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिस्ट के द्वारा 3 तरह का चेंजेस को ऑब्जर्व किया गया था। वो चेंजेस हो जाता है द फर्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन द 19th सेंचुरी रिफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, एग्जाम्पल क्लॉथ और वीट। द फर्स्ट जो कहता है कि जो पहला जो मूवमेंट था, पहला जो ट्रेड था, इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड, कि व्यापार का बहना, मतलब व्यापार कंटिन्यू फ्लो में आया था, उसको पहला दिया गया है। विच इन द 19th रिफर लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। कहते हैं 19वीं सदी में इसका ज़्यादा जो है, 19वीं सदी में ज़्यादा ये सामानों के बीच इसका जो व्यापार जो ज़्यादातर सामान के लिए हुआ, मतलब स्पाइसेस के लिए नहीं हुआ। जैसे कि जो कपड़ा हम पहनते हैं उसका ट्रेड हुआ, उसका व्यापार फ्लो में आया। बेसिकली 19वीं शताब्दी में जो व्यापार है वो एग्जिस्टेंस में ज़्यादा हो गया और उसका ज़्यादा वो फ्लो में आ गया, मतलब मोमेंटम वो पकड़ लिया था। द सेकेंड इज़ द फ्लो ऑफ लेबर। और दूसरा जो मूवमेंट हुआ वो लेबर का मूवमेंट हुआ, मतलब माइग्रेशन ऑफ लेबर टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि जो लेबर लोग थे, जो परिश्रमकारी जो लोग होते हैं जिनको काम की ज़रूरत पड़ती है, वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने लगे। वही कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में दूसरा ये मूवमेंट लेबर मूवमेंट को कहा गया। द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और लोग क्या किस काम की खोज में एक जगह से दूसरे जगह मूव करने लगे, जाने लगे। The third is the movement of capital for short-term और long-term investment over long distances। और कहता है तीसरा जो था मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पूंजी जो पूंजी होता है ना, पूंजी का भी लोग मूवमेंट करने लगे, किसी थोड़ी सी दूरी पे चाहे लंबी दूरी पे। All three flows were closely mixed and affected of the lives of people more deeply now देन एवर बिफोर। ये जो तीनों जो मूवमेंट है ना एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड थे। इन तीनों जो मूवमेंट था वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था, एक दूसरे से मिक्स था। एंड अफेक्टेड ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। और जो लोगों की जो ज़िंदगी था उसकी ज़िंदगी पर ज़्यादा ये प्रभाव डालने लगे थे। द इंटरकनेक्शन बिटवीन दिस फ्लोज कुड समटाइम बी ब्रोकन। और ये जो 3 मूवमेंट है इनका जो कनेक्शन तक एक दूसरे, तीनों मूवमेंट का जो कनेक्शन था एक दूसरे से, ये जो मूवमेंट था वो कभी कभी टूटने भी लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस वेर इम्पोज्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ लेबर देन ऑन गुड्स और कैपिटल। तो कहते हैं आखिर कैसी ये जो
इंटरकनेक्शन था, जो तीनों जो कनेक्शन था मूवमेंट का, आखिर कैसे ये टूटा। कभी कभी ज़्यादा दबाव डालने लगा, रुकावट होने लगी, एंड कंडीशंस वेर इम्पोज्ड ऑन द माइग्रेशन, कि अगर लेबर एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रैवल करते हैं तो उसको ये पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, या चाहे हम लोग रुकावट भी आया उन लोगों के मूवमेंट में। ये सामान या चाहे कैपिटल्स के मूवमेंट से ज़्यादा कंडीशन रुकावट लेबर माइग्रेशन में आया था। और आगे कहता है सेकंड जो टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक्स शेप को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ए गुड प्लेस टू बिगिन इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन and the consumption in industrial Europe. Traditionally, each country wants to be self-sufficient in food. तो कहता है कि एक शुरुआत करने के लिए अच्छा चीज़ है, हम लोग देखते हैं कि आखिर फूड का कैसे प्रोडक्शन हुआ, कैसे खपत हुआ इंडस्ट्रियल का। तो कहता है ट्रेडिशनली पहले क्या था कि मतलब बहुत पहले कि जो हर एक देश जो था वो खुद पे सफिशिएंट होना चाहता, मतलब कि अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखना चाहता था खाने के मामला में, कि हमको हमें कमी नहीं हो। जैसे हर कोई बेसिक फूड हम लोग का ज़रूरत खाना ही होता है, चाहता है कि हम लोग में उसको कमी नहीं। उसी तरीके से जो देश था, हर एक देश चाहता था कि हम लोग को खाने की कमी नहीं हो। बट फॉर ब्रिटेन इन द 19th century सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड मींट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड। पर जो देश है, जो मतलब उस टाइम जो ब्रिटेन के जो था, ब्रिटेन का ऐसा मानना था कि अगर हमें खाने की एकदम कंप्लीट हमारे पास अरेंजमेंट होगा, मतलब खाना अगर हम लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, इसका मतलब हम लोगों का जीने का स्टाइल अच्छा नहीं है, हम लोग अच्छे स्टैंडर्ड लिविंग में नहीं जी रहे हैं, हम लोग को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। एंड सोशल कन्फ्लिक्ट, और समाज के लोगों में इसके लिए टकराव भी होने लगा कि अगर हमारे पास मतलब बेसिकली ब्रिटेन जो था उसका ऐसा उस टाइम के लोग उस ब्रिटेन का उस टाइम का ऐसा थिंकिंग था कि अगर हमारा अच्छा लिविंग रहेगा, अगर हमारे पास फूड सेल्फ सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग लोअर लिविंग हो जाएगा, मतलब हम लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका आगे रीज़न क्या है, वाई वाज दिस शो, आखिर इसका रीज़न क्या है, उसको आगे डिफाइन करता है। देयर वॉज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इन ब्रिटेन। तो कहता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो कहता है देयर वॉज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। तो खाने का जो डिमांड था 18वीं सदी में ब्रिटेन में जो था खाने का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, ट्रेमेंडस मतलब ह्यूज अमाउंट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, वो डिमांड जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज स्टार्टेड इन द लेट 19th century, मतलब 18th century 18वीं सदी के ख़त्म होते होते तक ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन था बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था। उस इंक्रीज़ करने की वजह से वहाँ पे जो खाने का जो डिमांड था, फूड ग्रेन्स का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा और बढ़ने लगा। एज डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप, जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का डिमांड, जैसे गेहूँ चावल ये सब का डिमांड बढ़ता है, द राइज ऑफ फूड ग्रेन प्राइसेस इट लेड इन द राइज ऑफ फूड ग्रेन प्राइसेस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइसेस, जो खाने का जो प्राइसेस होता है, गेहूँ चावल का जो दाम होता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जाहिर सी बात है और ज़्यादा उस गेहूँ चावल का दाम बढ़ने लगता है। देखो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास डिमांड किसी चीज़ का बढ़ने लगेगा तो जो बेचने वाला सोचेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा डिमांड हो रहा है तुम अपना प्रॉफिट इसमें निकालो। तो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए उसका दाम बढ़ा दिया था। जैसे कि अब प्रोडक्शन भी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तुम्हारे पास सामान लिमिटेड अमाउंट में, तो तुम ज़्यादा दाम पे बेचोगे ना, वही उस टाइम हो रहा था। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट्स ऑफ कॉर्न थ्रू लॉ नोन एज कॉर्न लॉज। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, तो लैंडेड ग्रुप्स जो थे मतलब कि वैसे लोग जो किसी ज़मीन को इकट्ठे होकर रखे हुए थे, उनके प्रेशर में आकर के जो उस टाइम की जो ब्रिटेन की जो सरकार थी एक लॉ लागू करती है, उसका नाम दिया गया कॉर्न लॉज, जिसके अकॉर्डिंग कि आप जो कोई देश अपने कॉर्न को इधर नहीं बेच सकता है, हम ब्रिटेन में सेल नहीं कर सकते, मतलब ब्रिटेन वासी कॉर्न को खरीद नहीं सकते किसी और देश से। कॉर्न लॉज अंडर प्रेशर ऑफ
However, the government was forced However, the government was forced to abolish the corn laws under the pressure of industrialists and urban dwellers who were unhappy with the roaring prices of food. तो फिर आगे कहता है कि जो सरकार जो थी ना वो शहर में रहने वाले लोग मतलब डेलर्स मतलब होता है रहने वाले लोग, और यहाँ पे अर्बन डेलर्स बोल अर्बन मतलब क्या होता है शहरी, तो शहर में रहने वाले लोग और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके दबाव में आकर जो उस टाइम का जो कॉर्न लॉज वो लागू की थी उसको ख़त्म कर देता है। एबॉलिश का मतलब ख़त्म कर देना, तो वो इम्प्लीमेंटेड कॉर्न लॉज को वो ख़त्म कर देता है। और वो जो लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेलर्स मतलब शहरी जो लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके दाम बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से, फूड ग्रेन प्राइसेस का दाम हाई होने से वो लोग खुश नहीं थे। आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ द कॉर्न लॉज, फूड्स कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली। तो जैसे ही कॉर्न लॉज ख़त्म होता है और ब्रिटेन में जो फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली, मतलब स्क्रैपिंग मतलब क्लियर साफ़ होने मतलब कि साफ़ होना, जैसे कि ख़त्म हो जाने के बाद ब्रिटेन में जो सामान आ रहा था वो और ज़्यादा सस्ता में आ रहा था। इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री साइड मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो ब्रिटेन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके कंपैरिजन में इम्पोर्टेड जो गुड्स हुआ, इम्पोर्टेड सामान जो हुआ, जो उसके देश में विदेश से जो सामान आए वो ज़्यादा सस्ता था प्रोडक्शन जो देश में जो प्रोडक्शन हुआ उसके कंपैरिजन में। ब्रिटिश एग्रीकल्चर डिड नॉट कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स। तो ब्रिटेन में जो सामान प्रोड्यूस हो रहा था वो कम्पीट नहीं कर पाया, वो नहीं आगे टिक पाया जो सामान विदेश से आ रहा था, क्योंकि विदेशी सामान का दाम बहुत ज़्यादा कम था और उस टाइम जो ब्रिटेन में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसका दाम बहुत ज़्यादा हाई था। Vast areas of lands were now left uncultivated and thousands of men and women। तो ब्रिटेन का जो बहुत ज़्यादा जो एरिया था वो बिना खेती किए भाई ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, खेती करने वालों को उससे कोई इनकम हो नहीं रहा था। एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। और हज़ारों की संख्या में जो मैन थे और जो वुमेन थी उन लोगों को अपने काम से छुट्टी मिल गया था। दे फ्लॉक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज। और वो जो है शहर में मूव कर गए, मतलब शहर में आके बस गए या तो फिर किस दूसरे देश में चले गए। ओवरसीज का मतलब होता है विदेश और फ्लॉक्ड का मतलब होता है मूव। तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं।